मेरा कहना ये है, अभी इन्होंने बोला कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मैंने बिल्कुल जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। इन सर्कमस्टांसेस में जो पेट्रोलियम मंत्री हैं और देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनको आके सबके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जब एक मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो यकीनन कहीं ना कई चीजें पॉजिटिव तरीके से निकलती हैं, और कई जो मंत्री की कही भी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूं। तो ऐसे में देश को अनाथ ना छोड़ के उनको आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मेरी एक राय है। विपक्ष सरकार को ये राय लेनी है कि नहीं लेनी, ये बात की बात है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र यहां पे कह रहे थे कि जो हमारी एलपीजी है वो लगातार एलपीजी पहुंच रही है, या और जो हमने अलग अलग सोर्सेज हैं वो डेवलप कर लिए हैं एलपीजी के। मुझे दो बातें बताइए, अगर हमारी लगातार एलपीजी आ रही है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आ रही होगी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितनी एलपीजी की खपत पूरे देश में होती है उसमें से 80 से 85% जो हमारी एलपीजी है, मतलब 80% के आसपास, वो खाड़ी के देशों से आती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो एलपीजी आ नहीं रही है, इसीलिए जो रेस्टोरेंट का संघ है, जो होटल संघ है, वो ये कह रहा है कि होटल चलाने के लिए एलपीजी नहीं है। जो मोरबी में टाइल्स की फैक्ट्री है जहां पे एलएनजी का इस्तेमाल होता है वो बंद हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बंद हो रही है। फर्टिलाइजर आना बंद है देश में, क्योंकि फर्टिलाइजर भी हम इंपोर्ट करने का काम करते हैं। तो अगर फर्टिलाइजर पे फर्क पड़ेगा तो सीधा सीधा किसानों पे फर्क पड़ेगा। अगर तेल के दाम ऊपर जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और फर्टिलाइजर के दाम महंगे होंगे तो हमारे जो खाने की वस्तुएं हैं उन पे फर्क पड़ेगा। और एलपीजी के दाम तो सरकार ने बढ़ा ही दिए हैं। अगर कोई किल्लत नहीं होती तो मेरे मित्र मुझे ये समझाने की कोशिश करें कि जो एलपीजी पे 60 रुपए बढ़ाए हैं और कमर्शियल पे 115 रुपए बढ़ाए हैं, वो सरकार ने क्यों बढ़ाए हैं? होता क्या है कि हरदीप सिंह पुरी, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, वो पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम अफोर्डेबल तरीके से खरीद रहे हैं, एफिशिएंट तरीके से खरीद रहे हैं। आके बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए आप कितना आप भंडार एलपीजी का रोज आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बोलना विपक्ष का, सुनिए ना, एक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बार बार, मुझे लगता है कि चर्चा के दौरान जितना बाकी बातों का जिक्र नहीं हुआ उतनी बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो गया है। पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से और सदन के भीतर अंदर बोलने से कहां पर उसकी गंभीरता में कमी आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आया। आपने कहा कि सरकार की वजह से ये हो गया, सरकार की, ऐसा लगता है, सुनिए ना मेरी बात ईशान, ऐसा लगता है कि जैसे भारत सरकार ने कहा हो इजराइल और अमेरिका को कि ईरान के साथ युद्ध कर लो। आपने कहा कि आप, ऐसा लगता है आपको सुनकर। सर सुनिए ना ईशान, जो पहला थॉट जाता है जब आप कोई बात कहते हैं, क्योंकि आप एक गंभीर विपक्ष हैं, आपकी तरफ से कोई बात कही जाती है तो उस पर पहला थॉट ये आता है कि भाई भारत ने करा दिया इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध, भारत ने कह दिया कि तुम लड़ो, भारत ने कह दिया कि तेल की किल्लत करो, भारत ने कह दिया ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वैश्विक संकट है, जैसे कि कोरोना था, जैसे कि कोविड था, हमने तमाम समस्याओं का सामना किया है, लेकिन उसमें गलत नैरेटिव किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए। मोहन साहब, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन एक जैनी साहब से मैं पहले एक जरूर इस पर टेक लेना चाह रही हूँ। ईशान, थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज। आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। आई नो, बट आप मेरे से सवाल पूछ के दूसरे पे पहुंच जाइए ना। नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा आपसे, मैंने आपकी बात पर अपनी बात रखी, मैंने सवाल नहीं पूछा। विपक्ष का बोलना केवल इतना है, राहुल गांधी जी का बोलना केवल इतना है कि जो हमारा डिप्लोमेटिक शिफ्ट हुआ है, जिस तरीके से हम अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए हैं, इजराइल के सामने सरेंडर हो गए हैं, इसीलिए जो विपत्ति आज देश पर आ रही है, इसी की वजह से आपकी चिंताएं जायज है, आप विपक्ष हो गए हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जैनी साहब, ऑयल और नेता प्रतिपक्ष एक बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में दे दी है, वो बताएगा हमें कि रशिया से। मैं मानता हूं कि 41 देशों से, कई 27 देश बोलते हैं, कई 40 देश बोलते हैं, से हमने अपना इनटेक जो है, इंपोर्ट जो है
वो डाइवर्सिफाई कर लिया। बट द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ पीएनजी एलएनजी। द पीएनजी एंड एलएनजी का कंजम्पशन इंडिया में उतना ही इंपॉर्टेंट है छोटे घरों में, छोटे उद्योगों में, जितना कि आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े ट्रकों में डीजल और पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आता हूं धनंजय जी के साथ, धनंजय जी के पास में। मैं उनसे क्योंकि शुरू में जब मैं टिप्पणी करी थी तो उन्होंने बोला था टिप्पणी करने के साथ में कोई सुझाव तो दीजिए। धनंजय जी, मैं सुझाव देना चाहता हूं। हमारे हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में लाखों करोड़ों टन बायो मटेरियल निकलता है, बायो वेस्ट निकलता है, घर का कचरा और ये सब निकलता है। 2014 में, आपको पता नहीं, शायद याद नहीं होगा, हमारे स्टेट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि ये बायो वेस्ट से हम बायोगैस बनाएंगे, हम बायोगैस बनाएंगे। वो बायोगैस जो है, जो कि अभी बोल रहे थे ईशान कि 85% हम मिडिल ईस्ट से करते हैं, बहुत सही बोल रहे थे। सारा के सारा एलएनजी हमारा कतार से, मिडिल ईस्ट से आता है। अब हम देखें, अब 2014 से हम चंद्रयान पे भी पहुंच गए, हमने सबमरीन भी बना लिया, हमने क्या क्या नहीं टेक्नोलॉजिकल कर लिया, लेकिन हम बायोगैस प्लांट नहीं बना पाए। जो हमारे देश की, हमने बुलेट ट्रेन भी शुरू कर दी और रैपिड रेल भी शुरू कर दी, क्या क्या मॉडर्न चीजें कर दी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे पूर्णिमा, जो एक गरीब आदमी की रिक्वायरमेंट है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले की रिक्वायरमेंट है, जो आज वापस आ गया है लकड़ी पे और कोयले पे खाना बनाने के लिए, उसके लिए हमने बायोगैस नहीं बनाई, जो कि बहुत आसानी से आप किसी भी अडानी को बोल देते, किसी भी अंबानी को बोल देते, जब बजाय कि इतने एयरपोर्ट बनाने के, अरे हर एक स्टेट के अंदर में एक बायोगैस प्लांट बना लेते। आज ये नौबत ही नहीं आती। तो ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल सर, मैंने भी इसी बात का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अगर हम अपनी निर्भरता को मिनिमल ले आएंगे तो ये अगर स्थितियां भविष्य में भी कभी पैदा होती हैं तो हम उससे लीस्ट इंपैक्टेड हो, इस बात की कोशिश होनी चाहिए। गौरी शंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर गुप्ता साहब, आपके पास आने से पहले एक बार मोहन कुमार सर आपके पास मैं आती हूँ और 1 मिनट का टाइमर क्योंकि मैं रखूंगी बिल्कुल, आई एम एट द एंड ऑफ द डिबेट। मेजर साहब, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुल चुका है और भारत सरकार या आधिकारिक तौर पर कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोल दिया गया है, इसके रेपरकशंस क्या होंगे अमेरिका के साथ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान के साथ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगेन? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि मिस्टर त्यागी ने भी बोला है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चाइना के लिए पहले से खुला हुआ है। सिमिलरली चाइना के साथ साथ जितना रिक्वायरमेंट चाइना का एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारा भी तकरीबन उतना ही रिक्वायरमेंट है। और दोनों ही कंट्रीज की जो है वो डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन सर, चाइना जितना कभी भी हमने तेल गैस ईरान से नहीं लिया। That agreed. But what China is importing, I think same amount or maybe little less than that, we are also importing. We are also holding the same lot of population what China is holding. My point is which I think most parties and the panelists over here are not realizing it. What is the situation in the Iran-Israel war? They have already struck desalination plant of Iran, which is unethical basically. They are hitting Iran below the belt. What will happen? अगर ईरान ने रिटेलिएट कर दिया और सऊदी अरेबिया और बहरीन, कतर के ऊपर अगर ये अटैक हो जाता है तो टेक माय वर्ड्स, द एंटायर पॉपुलेशन, NRI population coming back to India, which they should foresee for. They should realize what that also. ठीक है सर। गौरी शंकर गुप्ता साहब आपके पास, फिर अनुराग जी मैं आपके पास आती हूँ, देन आई विल क्लोज द डिबेट। गौरी शंकर साहब, मल्टी अलाइनमेंट की नीति क्या दिख रही है आपको इस वक्त, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है और भारत देश के अंदर कोई समस्या नहीं होगी? ऐसा है पूर्णिमा जी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी असामान्य होती है और कहीं पे युद्ध होता है तो सभी देशों को कुछ ना कुछ सफरिंग जरूर होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा भी जो रिसोर्सेज एनर्जी के वहां से आते हैं, नेचुरली उसमें कुछ ना कुछ सफरिंग देश को होगी और सभी को उसको सहन करना पड़ता है। अब देखिए, आप चाइना का भी वेनेजुएला से सारा का सारा तेल का कट ऑफ हो गया है और कई देश जो हैं वो रशिया से भी कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये सिचुएशन तो हमारे लिए भी आती है और इसको हमें एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय आपदा के रूप में समझ के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहिए। नहीं तो ये अननेसेसरी एक पॉलिटिक्स का इश्यू नहीं बनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भविष्य में हम जो विदेशों के ऊपर आत्मनिर्भरता है उसको किस तरह से कम करें और किस तरह से हम हमारे साधनों को बढ़ाएं, जिससे कि इस तरह की संकट भविष्य में नहीं आए। यही मेरी आग्रह है सभी लोगों से, क्योंकि और कई देश है उनकी संकटें हमारे से कई गुना ज्यादा हैं। हमारा तो बहुत ही लिमिटेड रूप से सिर्फ जो गैस की समस्या है वो आई है, लेकिन और देशों में तो पेट्रोल की समस्या भी बहुत ज्यादा। ठीक है सर, आई विश तो मेरे मेरा पास थोड़ा कहना समय यह है ज्यादा कि होता गुप्ता थोड़ा साहब, सा सहन करें मैं इसको। हाँ ज्यादा इस पर बात कर पाती। अनुराग जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ क्लोजिंग, फिर उसके बाद। देखिए मेरा सिंपल सा एक चीज़ ये मानना है कि जो भी हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा उससे ऊपर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत एक बहुत बड़ी पावर है। इस चीज़ को हम जाने ना जाने दुनिया जानती है, तो हम सेफ रहेंगे। सरकार कोई भी हो, उसके बियॉन्ड जो देश की शक्ति है उसमें अपने आप को विश्वास करना सारे देशवासियों को बहुत जरूरी है। और मेरी एक अपील है कि ये भंडारण से, होर्डिंग से बचें, होर्डिंग ना करें, सबकी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और बात का ख्याल रखते हुए कि जब संकट कोई भी आता है, और जैसा कि वैश्विक संकट इस वक्त बना हुआ है, उस समय अफवाह नहीं बल्कि भरोसा चाहिए होता है और टकराव नहीं, समाधान चाहिए होता है। तो हमें उस समाधान की तरफ बढ़ने की जरूरत है ताकि स्थितियां और खराब ना हो।